एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मंजूरी, हुकूमत की बड़ी कामयाबी। हुकूमत के अपोजिशन पर मुल्की सलामती के खिलाफ काम करने के इल्जामात। पार्लियामेंट में अपोजिशन की अक्सरियत अकलियत में कैसे बदल गई। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ चांदाना गुलजार से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से। वेलकम टू द शो। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई शिद्दत अख्तियार कर गई है। अपोजिशन को पार्लियामेंट में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन का दावा ये था कि FATF पर हुकूमती बिल को किसी सूरत में मंजूर नहीं होने देंगे, मगर हमने ये देखा कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में अपोजिशन की अक्सरियत अकलियत में बदल गई। 34 के करीब मेंबरान गायब थे, जिसकी वजह से हुकूमत आसानी के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। 3 रोज़ बाद APC है। इससे कबल ही अपोजिशन को बहुत बड़ा धचका लगा है। जहां पर आपने ये दिखाना था कि हुकूमत कमज़ोर है, अब आपको अपोजिशन वाज़े तौर पे कमज़ोर नज़र आ रही है। अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मुखालिफत पर एक जो नैरेटिव बना चुकी है पहले से ही, वो अब ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो तमाम कार्रवाई थी अपोजिशन की, वो मुल्क मुखालिफ थी। संगीन इल्ज़ाम है वो। और आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भी अपनी ट्वीट में इसको इंडोर्स कर दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की क़यादत में कौमी मफाद की कानून साजी से पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलेंगे। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने का स्याह ख्वाब देखने वाले मज़मूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अपोजिशन ने एक बार फिर कौमी मफाद के मनफी रवैया इख्तियार किया है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं कह रहे, आपको ये नैरेटिव अब बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में अपोजिशन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की मुखालिफ पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और क्या कहा, लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। मलिक अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इससे पहले कि हम अपोजिशन एंड APC पे बात करें, जो ये एक नैरेटिव अब बिल्ड हो रहा है कि ख़ास तौर पे FATF पे जिसने भी मुखालफत की वो मुल्क दुश्मन है और इन अनासर में अपोजिशन भी शामिल है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पहले तो थोड़ी बहुत कोई डाउट थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग विद कुछ वाक़यात के बाद और फिर कुछ जो ख़ास एक ये जिस बयानिए की आप बात कर रही हैं, इसको सुनने के बाद और वज़ीर आज़म की कल की तकरीर सुनने के बाद अब ये मेरा रिज़ॉल्व है, विदाउट इफ्स एंड बट्स। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस पर कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी ओहदे पर पहुँचने से आपको कुछ आपकी किसी ओहदे की वजह से आपकी तकरीम होती है, ये ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए पहले एक इंसान होना पड़ता है और फिर उसके साथ आपके पास कुछ बुनियादी बातों के ऊपर आपकी एक राइट अप्रोच और एक दुरुस्त बात होनी ज़रूरी होती है। अब अगर कल ये वही बात नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को की थी, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। नहीं देखिए फिर मैं बड़ी तकलीफ हुई थी नरेंद्र मोदी को उससे। नहीं, मुझे एक्चुअली 2 बातों पर जो है बड़ा मुझे आप सुन पा रही हैं जी? अच्छा, देखिए मसला ये है कि
अब मैं किस चीज़ पे कंसर्न हूँ? मैं कंसर्न इस चीज़ पे हूँ कि हेलो जी खान साहब, आप कह रहे हैं मैं अच्छा नहीं, कंसर्न मेरा इस ख्याल बात पर हूँ। मैं मेरा ख्याल कुछ बीच में क्रॉस टॉक थी, मैं शायद इसलिए आपने कहा मैं इस बात पर कंसर्न हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल शायद आपके स्टूडियो की आवाज़ इसके साथ मुझे अंदर आ रही है। मैं बात करना भी चाह रहा हूँ तो शायद नहीं कर पा रहा हूँ। मलिक साहब से हम अपना राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं, उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आई कम टू यू शमीला फारूकी साहिबा, कल अहम कानूनी का दिन था और आपकी बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल मोर देन 30 मेंबर्स वर नॉट प्रेजेंट। सो आपने तो बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, अभी तो बहुत बड़ी मनाजिल आ गई थी। ये तो शुरुआत में ही लग रहा है कि APC से पहले ही लग रहा है कि कमज़ोरी नज़र आ रही है अपोजिशन की। जी बहुत शुक्रिया फरीहा। देखिए, हमारे कोई 30 मेंबर्स कम बिल्कुल भी नहीं थे। बात ये था कि हम बार बार ये कह रहे थे कि रिकाउंटिंग करें, हमारे मेंबर्स आ रहे थे उस वक्त, और स्पीकर साहब ने बिल्कुल भी गैर जमहूरी तरीके से पार्लियामान को कल चलाया। अगर हमारे मेंबर्स कम थे और हम रिकाउंटिंग के लिए बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहे थे, तो क्या कबाहत थी कि वो रिकाउंटिंग कर लें। हाँ, एक हमारे मेंबर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, वो इस वक्त जेल में, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं था। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, इसी तरीके से रुबीना खालिद साहिबा सेनेट पे बीमार हैं, लेकिन बाकी हमारे मेंबर्स थे। इस तरह तो ट्रेजरी बेंचेस के भी मेंबर्स कम थे और उन्होंने एक बड़े गैर आईनी तरीके से और गैर जमहूरी तरीके से अपने मावन खुसूसी और मुशीर जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, उनको भी गिनती में शामिल कर लिया। के साथ और इस एजेंडे के साथ पार्लियामान को चलाया गया, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन मैसेज क्या जाएगा शमीला फारूकी साहबा? वो तो ठीक है, रिजर्वेशंस है अपोजिशन की, लेकिन मैसेज तो यही गया कि हुकूमत एक मजबूत पोजीशन में खड़ी है। देखिए देखिए, अगर आपने चीजें बुलडोज करनी और आपने गैर जमहूरी तरीके से पार्लियामान को चलाना है तो फिर बहुत सारे तरीके हैं। और फिर उसके अंदर तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इतने इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर अगर ये दरखास्त की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से कि शिकवार उसके ऊपर डिबेट कर लें, तो क्यों नहीं डिबेट की गई? और जो हमारी तरमीम थी, जिसमें एक तरमीम ये है कि आप अरेस्ट वारंट के बगैर किसी को अरेस्ट दुनिया के किसी भी मौजूद मुल्क की किसी भी मौजूद लेजिस्लेशन के अंदर, और ना ये फाटक की रिक्वायरमेंट है कि आप बगैर अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट कर लें। ये देखिए ना, हमारा तो इस वक्त जो एक मकसद था वो ये था कि एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये कल को आके आपको उठा के ले जाएं फरिया कि आप एंटी टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं और 180 दिन के लिए आपको बंद कर दें और आपको अदालत में भी नहीं पेश कर सकते उस 180 दिन में। मुझे उठा के ले जाएं, खान साहब को उठा के ले जाएं। इस तरीके से तो आपने काले कानून तो नहीं पास करने ना फाटफ के नाम के ऊपर, जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है और ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आप काला कानून ले आए, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई और एजेंडा है। राइट, आई कम टू यू मलिक साहब। लेकिन जितने भी आप इंडिपेंडेंट लॉयर से पूछें या और एनालिस्ट से, तो वो कहते हैं कि ये बात गलत नहीं है गवर्नमेंट की कि मनी लॉन्ड्रिंग पर भी और दीगर मामला पर उन्हें सख्त एक्शन लेने का कहा है FATF ने, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। जी देखिए, हमारे पास जो एक लीवर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि आपने जो भी लॉज बनाने हैं वो कैसे होंगे। और अगर आप कोई लॉज ऐसे बनाते हैं जिनसे डबल जेपडी की फियर आती हो, या आप अगर कोई ऐसे लॉज बनाते हैं कि जैसे पहले वो उनकी कल्पेबिलिटी जो थी उनकी इस बात पे फ़र्क आता था कि कौन सा कॉग्निजेबल बाय पुलिस है और कौन सा नहीं है, तो वो अगर आपके पहले क्रिमिनल प्रोसीजर्स में कोई एक ख़ास स्टेटस रखते थे वो जराइम, और वही लॉ जो पहले आप उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ के तहत डील कर रहे थे और अब आपने वही इख्तियार नैब को भी दे दी है, तो प्रैक्टिस जो है वो पहले इस बात पे हमें तशवीश का शिकार करती है कि अब प्रैक्टिस कोई इतनी अच्छी नहीं है। पहले
नैब को कितना बैडली मिसयूज़ किया गया, नैब के लॉ को, एक दौर में नहीं, हर दौर की ये कहानी है। 1949 से ऑनवर्ड्स कोई एक बात हो तो जिसका जिक्र करें, तो फिर जब हम तारीख़ी तौर पे चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, चाहे हम प्रोडा कर लें, एब्डो कर लें, या हम अभी ये फाटफ में ग्रे लिस्ट वाली बात पर आके भी बात करें कि ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती, तो फिर जो ज़िम्मेदारान थे जिनके ज़िम्मे ये बातें थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी कोई ऐसी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थीं या कोई प्रोस्क्राइब्ड ऐसी आपके पास ऐसी तंजीमें थीं जिनके मुतल्लिक था कि आपके पास यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कुछ आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं गई और वो नहीं हुई फॉर वन रीज़न और अनदर, और वो पिछले कुछ सालों में नहीं हो सकी, और उनके आपकी स्टेट में उनकी एक कलीदी हैसियत रही और वो आज फाटफ तक आपको ले गए, तो उसमें पॉलिटिकल लोगों के साथ तो आपकी ये बातचीत जो इमरान खान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वे डिबेट तो हो सकती थी। नहीं डिबेट नहीं। देखें ना, ये यहाँ पे बात को ज़रा क्लियर करके चलें आगे। हमारे नज़दीक मुल्क दुश्मनी वो होगी जब आप ऐसे कवानीन बनाएंगे जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स से वायलेटिव होंगे, जब आप ऐसी बातें करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आप बिला अपने एक्सप्रेशन ऑफ एंगर को आप एक लॉ के अंदर इनकैप्सुलेट करने की बात करेंगे कि मैं ऐसे कवानीन, आप ये भी ख्याल नहीं करेंगे कि आपने कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशंस ह्यूमन राइट्स पे साइन किए हुए हैं कि आप अगेंस्ट टॉर्चर के आप वो लॉज नहीं बना सकते, और आप ऐसी बात करने आ गए क्योंकि आज पब्लिक एंगर है और आपने स्क्रीन और गैलरी के साथ प्ले करना है, तो आप एक पॉपुलर स्टेटमेंट दे दें जो कि अवामुल नास के नज़दीक हो, और उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ करें या ना करें। यही किस्सा फाटफ में, इसको मुझे कंक्लूड कर लेने दें। ठीक, यही किस्सा फाटफ में, अगर इमरान खान की कल की तकरीर में फाटफ की किसी एक शिक का जिक्र, अब फाटफ को नैब के लॉज के साथ जोड़ना, अब नैब के लॉ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये कह रहे हैं हम नहीं मानते, नैब को सुप्रीम कोर्ट कह रही है रूल्स बना के लो, ये कहते हैं हम नहीं मानते, नैब के लॉज ड्रैकोनियन हैं, ये बात इन्होंने ख़ुद तस्लीम की, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, अपने मकसद के तहत कुछ मकासद हासिल किए, उसको लैप्स करा दिया। बदनीति जहाँ पर होगी तो मुल्क दुश्मनी वहाँ पर रहेगी, यानी जब आपकी इंटेंशन भी बैड हो, आपका माइंड भी गिल्टी हो, एक्ट भी गिल्टी हो, और फिर जो कल पार्लियामेंट में किया, पार्लियामेंट में कभी ऐसे होता है, तरमीम अपोजिशन की थी, पढ़ दी वो इनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मलिका बुखारी साहिबा ने, कभी आज तक हुआ है, यानी जो उनका एक कॉपीराइट था, मैंने कल मोहसिन शाहनवाज को सुना असेंबली की प्रोसीडिंग्स के बाद, ही वाज वेरी राइट इन सेइंग दैट कि तो ऑपोजिशन का कॉपीराइट था कि अमेंडमेंट्स हमने मूव की थी, तो हमें पढ़नी चाहिए। अगर इजाज़त दें, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर ऑपोजिशन को इतराज़ है, मगर गवर्नमेंट जो है इसको अपनी विक्ट्री ही करार दे रही है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई को बुलडोज किया। हमने भी अभी ये बात सुनी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया है। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट पे वो हमारा तादाद गिने। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। जबकि वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने आज नून लीग पर भारतीय रॉ के साथ गठजोड़ का भी इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि SCCP डेटा चोरी करने की रिपोर्ट आज शाम को वज़ीर आज़म की मेज़ पर होगी। कौन पाकिस्तान का डेटा चोरी करके भारतीय रॉ और फौज को फ़रोख्त करता रहा, सब पर कार्रवाई होगी। मीडिया ग्रुप, नून लीग और भारत का वाज़ेह गठजोड़ ये कौमी सलामती का मामला है, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, आई कम टू यू, योर कमेंट्स ऑन दिस। पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की कि अपोजिशन जो है मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ कह लें उनका साथ दे रही है। अब फैसल वाडा साहब भी ये कह रहे हैं, दीगर मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं। पर यह एक तो फैसल वाडा साहब की मैं किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेती।
क्योंकि वो बहुत ही गैर संजीदा एक शख्सियत हैं और माजी में जो उनका किरदार रहा है और जिस तरीके से वो कैबिनेट में भी लड़ पड़ते हैं या उनके जो माजी में जो उनके एक्शंस रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने मेयर कराची वसीम अख्तर के ऊपर केस किया था कि वो पैसे खा गए, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीते उन्होंने वो केस विड्रॉ कर लिया। ये वो जमात से उनका ताल्लुक है जो इंसाफ की बात करती है, करप्शन के खात्मे की बात करती है और ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। आपको याद होगा एक टेलीविजन चैनल में वो बूट भी उठा के ले आए थे। तो कौन किस इदारे की तस्लील करता है? But he's still a federal minister. He's still a very important member of the cabinet. He still has prime minister's ear. ऐसे कई वो अनोखे लाडले हैं, मैं किस किस के बारे में आपको बताऊं। और यही वजह है कि इन अनोखे लाडलों की इनकॉम्पिटेंस की वजह से उनको बाहर से फिर नॉन इलेक्टेड लोग लाके लगवाने पड़ते हैं जो खुद भी ज्यादा। ठीक है, अब आप माइनस कर दें फैसल वाडा को, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो टीवी चैनल ने ये खबर ब्रेक की है। आई डोंट नो इसकी क्या रिपरकशन होंगी, बट वो कह रहे हैं SCCP से डेटा चोरी किया गया है और उसमें एक नेक्सस है और वो डायरेक्ट इल्जाम नून लीग पे लगा रहे हैं। मैं पूछूंगी अभी मलिक साहब से भी, लेकिन हाउ डू यू लुक एट इट? ये बहुत बड़ा इल्जाम है, छोटा इल्जाम नहीं है। PTI की हुकूमत में हर इदारे के ऊपर तोहमत लगाई गई है और हर इदारे को बर्बाद किया गया। मीडिया इंडस्ट्री बर्बाद है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ऑपोजिशन के सब लोग जेल में हैं, सब के सब जेल के अंदर है। कुछ बेचारे बेलों पे बाहर आ गए और ना बाकी सारे जेल के अंदर है। और ये जो आपने बात की ना कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम गैर जमहूरी या हम मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज के अंदर हैं। अगर हम अपना हक मांगते हैं या हम कहते हैं कि पार्लियामान को एक ड्यू प्रोसेस के तहत चलाएं, अगर हम कहते हैं कि जी आपने एहतसाब करना है तो फिर हमारा तो करें, लेकिन साथ में जो आपके दोस्त यार हैं, जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है, बोजदार हैं, उनके भी करें तो हम मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज के अंदर हैं। अगर हम कहते हैं कि जो कवानीन हैं उनके ऊपर डिबेट की जाए पार्लियामान में तो हम मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अगर हम मुल्क में ड्रैकोनियन लॉज का खात्मा चाहते हैं तो हम मुल्क दुश्मन हैं। अभी आप बात कर रही थी इससे पहले कि जी नैब कानून, ये हम नहीं, हमारा मुतालबा नहीं है ये। आज अगर आप देखें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो सुप्रीम कोर्ट बार ने की है, ये उनका जो एक स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें भी उन्होंने लिखा है कि नया नैब का कानून बनाएं। देखिए ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो ख्वाजा बरदरान के केस के अंदर आया है वो देखिए ना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी PMLN की राय नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये बहुत गलत नैरेटिव है फरिया जो इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है। हम नैब कवानीन के अंदर तरमीम चाहते हैं और हमने उसे फाटफ के बिल्स के साथ लिंक कर दिया। ये बहुत ही गैर संजीदगा किस्म की एक इन्होंने एक रेटोरिक डेवलप करने की कोशिश की है जो इंतहाई गलत है। हमने इतने सारे बिल्स फाटफ के पास किए हैं, हमने रातों रात बैठ के उनके ऊपर डिबेट किया है, उनके ऊपर तरमीम लेकर आए ताकि अच्छा कानून पास हो। ठीक है शमीला साहब, अगर इजाजत है फिर ब्रेक पे जाने मुझे मलिक साहब को बीच में शामिल कर दें। मलिक साहब, एक तो आपके क्योंकि हर दूसरी जगह पर इल्ज़ाम आप मुल्क दुश्मन होने का, इससे बार बार आपसे पूछना पड़ रहा है, बट साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि अब अपोजिशन के पास क्या क्या एजेंडा होगा इन APC? देखिए फ्रीहा, मैं तो लिटरली एक ऐसी ये इमरान खान हों, शिबली फराज हों, फैसल वाउडा हों, देखिए ना वो क्या रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून फॉर दैट मैटर या पीपल्स पार्टी फॉर दैट मैटर, वो जो फाटफ के बिल पे बात करते हुए ये कहा और फिर उसके बाद ये जो आप उसकी वो SCCP में अगर किसी की कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी की निकली है और वो मुल्क दुश्मनी है। अब मैंने कल सुना एक TV पे कि वो किसी इंडियन चैनल से भी अरशद शरीफ बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि ये आप तक कैसे पहुंची, और गालिबन नरेटिव ये बनाया जा रहा था कि वो जो हिजाजी साहब थे वो क्योंकि SCCP के चेयरमैन थे और उनके एक बेटे हैं जो कि SCCP में काम करते थे, तो नेक्सस ये था कि SCCP के अंदर जो लड़का काम करता है उसने फ़खर दुरानी को दी और फिर वो कोई एक गौरव कोई इंडियन थे, पता नहीं कौन, आई डोंट नो कि उनकी वो मिलिट्री के थे या कोई जर्नलिस्ट थे। आई जस्ट सॉ इट ऑन TV, जस्ट अ पासिंग रिमार्क मैंने देखा। अच्छा, मुझे ये मैं बात समझने से कासिर हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है जो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी पर उतरी हुई जमात है पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून,
और उसके ताने बाने हिंदुस्तान के साथ जाके मिलते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ इसके बाद? मेरे पास आपके ख्याल से ये हैरानी की बात नहीं है कि मैं उसके बाद मैं यहाँ से चोरी हुआ और इंडिया में पहुंचा? नहीं देखिए, बात ये है कि चीज़ों को उसके कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए ना। अगर अब आप अगर आप ये कहेंगी कि मैं मुस्लिम लीग नून का मैं वर्कर हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन हूँ, और आप मुझे ये ब्रांड कर रही हैं कि ये जमात जो है ये मुल्क दुश्मन है यार, फॉर गुडनेस। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो फिर और क्या कह रही हैं आप? मैं तो आपको फैसल वाडा साहब की इस एक बयानिए पर मैं सुने ना, मेरी सुने ना, बात हुई कि डेटा, और मैं इसीलिए ये फैसल वाडा हो या इमरान खान हो, मुझे फिक्र इसलिए नहीं है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इससे ज़्यादा फाशिस्ट टेंडेंसी, इससे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक अप्रोच, इससे ज़्यादा स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेशन के टूल के तौर पे यूज़ करना, इससे ज़्यादा आज़ादी इजहार के ऊपर कदगन लगानी, इससे ज़्यादा नॉन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ये देखें ना कि जो अभी इस वक्त पूरा सिलसिलाकार ये बनाकर अपनी एक बका बना के खड़े हैं, जिसके ऊपर ये पूरा पिलर्स हैं जिस पे ये पूरी गवर्नमेंट की इमारत खड़ी है, ये बहुत फ्रेजाइल है। ये जैसे लेकर चल रहे हैं, अगर ऐसे लेके इन्होंने मुल्क को चलना है तो दिस विल कोलैप्स इन अ मिनट। ये तो मुझे तो फिक्र ही नहीं है इस बात की। राइट, मलिक साहब, शाहजादा गुलजार साहब अभी आ गई है, मैं ज्वाइन करने के लिए पीटीआई का भी होंगे, बट वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शाहजादा गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले कि हम आगे मोटरवे केस के बारे में भी बात करें, वो इम्पोर्टेंट केस है एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट इट एवरी डे, लेकिन अहम कानून साजी का मौका था, आप लोग उसको कामयाबी भी हो गई। उसके बाद अपोजिशन पे बार बार अटैक करना प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, आज फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं, PMLN को वो कह रहे हैं वो है ही मुल्क दुश्मन। सो ये जमहूरी तरीक़ाकार है, ना बहस हो सकी। अगर आपको याद है कि इलेक्शन जब आने वाला था तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था इमरान जरदारी भाई भाई, ठीक। पॉलिटिक्स में मैंने देखा लोग एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन करते हैं क्योंकि उनको आगे इलेक्शन जीतना होता है। कल कोई इलेक्शन नहीं था फरिया, कल पाकिस्तान की बका के कानून थे जो साइन होने थे, जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे कि हमें जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेट में उनकी बातें नहीं पसंद आई। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें कानून नहीं पसंद आया, ये स्टेटेड रिकॉर्ड है। शेरी रहमान साहिबा का आप ज़रा सुन लें कि वी डिडंट लाइक व्हाट ही सेड, तो हमने नहीं किया। अच्छा, आफ्टर द इवेंट कहते कि नहीं एक्चुअली इसमें कुछ ऐसी शिकें थी जो मुल्क दुश्मन थी। तो जब आप मुल्क दुश्मन शिकें थी हमारे साथ, जब 6 महीने से साल से 2 साल से कवानीन बन रहे हैं, आप किधर थे तब? जब आपकी भीखे मांग रहे होते थे, पीछे भाग रहे होते थे कि प्लीज़ बैठे। फैटिफ के वो कवानीन हैं जो पाकिस्तान में इंसदाद तशद्दुद को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हम अब घास नहीं खा सकते, हम थक गए हैं, लोगों ने जिंदगी नॉर्मल गुजारनी, हम कब तक तशद्दुद का शिकार रहेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि मुल्क दुश्मन है अपोजिशन? मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपोजिशन से कह दें कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने लगा, आपको पता है पाकिस्तान 2013, 14, 15, 2012, 13 और 15 में ब्लैक लिस्ट हुआ था। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोविड है, इकोनॉमिक क्रंच है, आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएं, आपको कोई एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ₹1 देने को तैयार नहीं है। आप श्योरिटी है कि अब नहीं होगा ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तो कोशिश करें कि ग्रे लिस्ट से भी निकल आए। राइट, सो यू सेइंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस, और ये पता था उनको, ये सब देखिए। नेशनल एक्शन प्लान किसने बनाया था? पीटीआई तो अभी हुकूमत में आई है ना। जिन्होंने एक्शन प्लान बनाया था तशद्दुद के खिलाफ, उनको नहीं पता कि उनमें से 25 शिकों में से हम 18 पे कमजोर थे, कभी 6 पे कमजोर होते थे, कभी 7 पे कमजोर होते थे। हमसे रिपोर्टें, इनको नहीं पता था कि इंडिया की हुकूमत इतना प्रेशर डाल रही है फैटिफ पे, और बार बार कहते हैं कि मलेशिया चीन बचा लेता है पाकिस्तान को और तुर्की बचा लेता है पाकिस्तान को। मतलब हम इतने बड़े मसले में थे कि हमें इंटरनेशनल मुमालिक ने बैठ के इंटरवीन किया कि नहीं, पाकिस्तान को आपने नहीं ब्लैक लिस्ट करना, ये अपने कवानीन ठीक कर रहे हैं। जब इनको ये सारी बातें पता थी तो कल मोहसिन नवाज रांझा साहब ने बात कही जिस शो पे मैं थी उनके साथ, जियो पे, कि जी 80% अमेंडमेंट्स तो हमने आपको दिए जो आपने आज पास कराई हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने 80% दिए तो आप कल क्यों फिर निकल के नाराज हुए? मैं बताती हूँ फरिया, नाराजगी किस बात पे हुई। बैठी हुई थी सुबह से, मैं एक सेकंड नहीं हिली। 2 चीज़ों पर नाराजगी। नंबर 1, जो बंदा अमेंडमेंट मूव करता है वही बोलेगा।
कल बिलावल साहब ने और शहबाज साहब ने फ्लोर रिक्वेस्ट किया, उनको नहीं मिला, इट वाज अगेंस्ट द रूल्स। आपने अमेंडमेंट नहीं मूव किया, ठीक है, पार्टी की लीडर्स हैं, लेकिन ये तकरीर करने का मौका नहीं था। बाद में तकरीर कर लेते जब सब कुछ पास हो जाता। दूसरी बात जिस पे वो नाराज़ हुए, जब कहते हैं ना कि नहीं बोलने दिया कि जी 200 काउंट गलत है और 190 ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इनसे किसी से पूछ ले, कॉन्शियस पे ये बात करें, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जब मोशन पास हुआ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब खुद जो चीफ व्हिप है PMLN के, एक एक बंदे को उन्होंने गिना। हम 200 थे, वो 190 थे। तो ये कहना आज अखबार में न्यूज़ में हेडलाइन थी, मैं शॉक हो गई कि ये बात कैसे कर सकते हैं। और बिल्कुल सेनेटर मुश्ताक ने लड़ाई की स्पीकर से, क्योंकि वो तकरीर करना चाह रहे थे। स्पीकर ने बोला कि नहीं, हमें इतने सारे बिल्स पास करने हैं और तकरीर का वक्त 1.5-2 साल गुजर चुके हैं। But you still think it's part of democracy के बगैर बहस किए आप पास करवा लें? मैं आपको बता रही हूँ फरीहा, 2 साल से इस पे बहस हो रही है। उनको कल ही बहस, ये पता है किस तरह होता है, मंगनी हो गई, निकाह हो गया, बारात आ गई है और बारात पे कहते हैं जरा डिस्कस करें निकाह नामे को दोबारा। ये वो वाला चक्कर है। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मलिक साहब, ये क्विकली अगर आप इस पे कमेंट कर लें, देन आई विल गो टू शर्मिला, क्योंकि उनका पॉइंट भी एड्रेस किया है। जी मलिक साहब। नहीं देखें, ये जो लॉ मेकिंग है उस पर बारात आने जैसी एग्जांपल तो कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। इट्स समथिंग जो मुझे, एटलीस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम शंदाना। मुझे अंदाज़ा ये है कि अगर सिर्फ इस चीज़ को ही देख लें कि जब 18th अमेंडमेंट जैसा डॉक्यूमेंट जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस था और उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स ने उसको अपनी कमेटी प्रोसीडिंग्स में एक एक आर्टिकल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस किया और उस पर एक लेंथी नोट्स भी दिए, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की उसमें ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो लेजिस्लेशन हाउस में आने के बाद जिस पे डिस्कशन नहीं होगी वो डिफेक्टिव होगी। अच्छा, सेकेंडली हमारा इनसे मुद्दा उसके कंटेंट पे भी था। वो ज़रूरी था कि जब ये पार्लियामेंट में उसको ले करते और वो भी जॉइंट सिटिंग के सामने, तो फिर उसमें ये, क्योंकि एक इस बिल की सेनेट से एक जो उसकी अप्रूवल का ना होना लाजमी तौर पे ये तकाजा करता था कि उसमें वो सारे फैक्टर्स की किस बुनियाद पे इसको अपर हाउस ने रिजेक्ट किया। तो ये तो इसकी एक लेजिस्लेटिव प्रोप्राइटी थी जो कि इन्होंने जिसको बुलडोज किया। तीसरा ये कि जब काउंट की बात है जिसमें अगर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने गिने या उन्होंने कोई ऐसी काउंट ली, तो स्पीकर की काउंट पे अगर कभी कोई पार्टी ये कह दे कि ये जो आवाज़ के साथ काउंट को गेज करना है, इसके बजाय आप नंबरिंग की काउंट पे आइज़ और नोज़ के गैलरीज में बाहर निकाल के दोबारा अंदर कर लें, तो ये तरीकाकार राइज होता है। अब अगर आपने सारा कुछ कर भी लिया और फिर भी आप उस पर ये ऐसे समझें तो व्हाट एल्स टू बी सेड, क्या कहें? यू वांट टू ऐड क्विकली? जस्ट अ टाइनी थिंग फरिया, जमहूरियत मैं बिल्कुल मानती हूँ, नहीं होना चाहिए बुलडोज, होना चाहिए जिस तरह कह रहे हैं। 18वीं तरमीम कैसे बुलडोज हुई थी आपको याद है? 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान का चेहरा बदल दिया फाइनेंसिंग का। 1 मिनट की उस पर डिस्कशन नहीं हुई, 1 सेकंड की नहीं हुई। आप रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें। इसलिए मुझे शक, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि ये गैर, जो उनको गुस्सा था कि तमाम पार्टी ने, उन्होंने ये भी कहा कि नॉट ऑल PMLN, नॉट ऑल पीपल्स पार्टी, देयर लीडरशिप इज़ नॉट लॉयल। उन्होंने ये कहा, और क्यों कहा कि जब 18वीं तरमीम पे आप मुल्क का नक्शा बदलते हैं, 1 सेकंड डिस्कशन नहीं करते, वो पास कर देते हैं बगैर डिस्कशन। So you are endorsing double standards. You're endorsing this. I'm saying कि डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जब आपने कुछ करवाना होता है तो आप बुलडोज करते हैं। साहिबा, लीडरशिप के ऊपर सवाल है। फरिया, पहली बात तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करती चलूँ कि 18वीं तरमीम के ऊपर 1 साल तक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसमें 90 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। आपको पता है, आप तो जानती होंगी, मे बी शंदाना उस वक्त नहीं फॉलो कर रही होंगी इतना पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को, लेकिन आपको याद है कि 27 मेंबर कमेटी बनी थी, उसमें तमाम पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री लीडर्स भी थे। 90 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, और इफ़ आई एम करेक्ट तो शायद 90 से भी मतलब 100 से ज़्यादा हुई होंगी। और उसकी एक एक शिक पे आइन के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुआ था। बहुत सी जगह पे लोगों ने कहीं पर ये बहस की बात हो रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे फिर मामला अटक गया था, ये बात सही है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस की बात हो रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस डिबेट करना उस वक्त बनता था अगर पहले डिस्कशन नहीं हुआ था। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपका अगर एक कानून असेंबली में आता है तो वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो जाता है, कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को, वहां पर उस पर डिस्कशन होती है, वहां पर डिस्कशन फाइनल होके फिर वो असेंबली में आता है, पास हो जाता है, एक आध बंदा कोई बोलता है। लेकिन जब यहाँ पर आप पूरे आइन को आप रिविजिट कर रहे हैं तो वहां पर स्पीकर ने उस वक्त एक 27 मेंबर कमेटी बनाई थी, 1 साल तक उसके ऊपर डिस्कशंस हुए हैं।
और उसके बाद वो बिल आए। और आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वहां पर भी मुझे याद है ज़माने में कशमाला तारिक होती थी असेंबली में, और कशमाला तारिक ने एक दो चीज़ों को अपोज किया था खड़े होकर, तो वहां पर हर किसी को अख्तियार था। इट वॉज पास्ड ऑलमोस्ट यूनानिमसली।